हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, ये जो आज मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, इस पर मैंने काफ़ी क्वेश्चंस लिए हैं। लगभग 109 क्वेश्चंस जो हैं जो कलेक्ट किए हैं। तो ये क्वेश्चन जो हैं आपके जो एनटीए नेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आए भी हुए हैं एनटीए नेट में, क्योंकि आईसीटी आपका एक टॉपिक है एनटीए नेट के फर्स्ट पेपर में, ठीक है, और आपका हायर एजुकेशन से रिलेटेड भी है। तो उससे रिलेटेड जो है मैं कुछ कम्युनिकेशन के आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। तो ये क्वेश्चंस एक्चुअली दो तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और दूंगा। एक्चुअली ये क्वेश्चंस दो तरीके से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जहाँ भी बीए और एमए में एजुकेशन का सब्जेक्ट होता है तो उनकी भी यूनिट में ये कुछ पोर्शन दे रखा है कम्युनिकेशन का, और नेट में जो है आपका जो है आईसीटी से रिलेटेड दे रखा है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन जो हैं वो आते ही आते हैं आईसीटी के, यानी कि 10 नंबर के हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे हैं जो एनटीए नेट में या सिलेक्ट में जो हैं वो कई बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो है मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो ये आपके एजुकेशन से रिलेटेड भी काम करेंगे, खासकर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो बीए थर्ड ईयर का एजुकेशन का सब्जेक्ट है तो उसकी तो यूनिट थर्ड का पोर्शन है, और एनटीए नेट का आपका आईसीटी का पोर्शन है। तो ये मैं ऐसे क्वेश्चंस लाया हूँ। हालांकि क्वेश्चंस और भी हैं तो वो अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं आपसे, तो वो हम इस वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि अभी नेट के लिए आपको अच्छा खासा 2-3 महीने का समय मिल रहा है, ठीक है। और एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी, और जिनका हायर एजुकेशन का जो यूपी में डिग्री कॉलेजेस में जो वैकेंसीज निकली है तो उनसे रिलेटेड भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आपको पता होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, ठीक है। चलिए मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। मेरी प्लेलिस्ट में 58,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं जो आपको टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस में भी हेल्प करेंगे, और बीकॉम थर्ड ईयर के तो सारे ही एमसीक्यूज़ मैंने सीसीएस यूनिवर्सिटी के लगभग दे दिए हैं। कुछ और रह गए हैं तो वो और 8-10 दिन में वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है व्यूअर्स। चलिए डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण संस्थाओं में सर्वाधिक महत्व होता है, तो वो होता है ऑप्शन बी, सूचनाओं के संप्रेषण का। जो सही आंसर है वो बोल्ड हो रखा है, ठीक है, ब्लैक हो रखा है, सूचनाओं के संप्रेषण का। शिक्षा के मुख्य तत्व हैं तो संप्रेषण, जिसे हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं, और संप्रेषण का दूसरा एक वर्ड है संचार। तो चाहे संचार वर्ड दिया हो चाहे संप्रेषण दिया हो ना, और इंग्लिश में हो गया आपका कम्युनिकेशन, तो बात एक ही है। तो संप्रेषण भी होना चाहिए और पाठ्यक्रम भी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि ए और बी दोनों। अधिगम के एक माध्यम के रूप में शैक्षिक रेडियो की आवश्यकता है। तो तीनों ही रीजन सही हैं कि यह अधिगम के विकास की एक सुगम विधि है। इसके माध्यम से विस्तृत क्षेत्र में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, और यह अधिक व्यवसाध्य का माध्यम नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। संप्रेषण से क्या आशय है, तो ये आप सभी जानते ही हैं कि किसी सूचना या विचार का पारस्परिक आदान प्रदान। संप्रेषण है एक, तो आप सब जानते ही हैं कि संप्रेषण जो है वो एक 2 वे प्रोसेस होता है ना, द्विपक्षीय प्रक्रिया। पारंपरिक रूप से संप्रेषण का महत्व होता था। तो पारंपरिक रूप से सूचनाओं का संप्रेषण होता था वो मौखिक एवं लिखित या मुद्रित साधनों द्वारा होता था। निम्नलिखित में से
कौन सा संप्रेक्षण का एक प्रकार है? तो तीनों ही हैं, शाब्दिक संप्रेक्षण, अशाब्दिक संप्रेक्षण और यांत्रिक संप्रेक्षण। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। संप्रेक्षण कक्षा व्यवहार से रिलेटेड पूछा है आपसे का प्रकार है। तो देखिए शाब्दिक भी सही है और अशाब्दिक भी सही है ना, और ए और बी दोनों, ऑप्शन सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है? तो पैन, ठीक है। लैन, वैन और मैन तीनों ही कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार हैं, आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर नेटवर्क के चैप्टर में। संप्रेक्षण की प्रकृति है, तो देखिए द्विमार्गीय प्रक्रिया भी है, गत्यात्मक प्रक्रिया भी है और मनोसामाजिक प्रक्रिया भी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेक्षण का प्रकार है? तो जो संकेतात्मक कूट भाषा या मुख मुद्रा है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। कंप्यूटर सहाय अनुदेशन से छात्रों में किन योग्यताओं का समुचित विकास नहीं किया जा सकता? ठीक है, देखिए पूरी लाइन, नहीं किया जा सकता, ये लास्ट में वर्ड है आपका नहीं, तो वो है आपका भाषा संबंधी योग्यताएं। ठीक है, कंप्यूटर सहाय अनुदेशन से छात्राओं में भाषा संबंधी योग्यताओं का विकास नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 13। वर्तमान युग में सूचनाओं का संप्रेक्षण होता है, तो वो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का स्रोत है? देखिए दृश्य साधन भी होता है और दृश्य श्रव्य साधन भी, ऑडियो विजुअल भी होता है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का स्रोत है? मुद्रित साधन भी है और श्रव्य साधन भी है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। ठीक, देखिए बीच बीच में आपको आईसीटी के क्वेश्चन भी मिलेंगे और आपको हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे इसमें, है ना। वैसे एक अलग से यूनिट है, मैं वो भी कराऊंगा आपको, लेकिन ये बिल्कुल एक तरीके से आप देखो तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस का कलेक्शन है ये। जैसे हायर एजुकेशन का क्या है, देखिए जैसे ये है 16 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी, तो इग्नू है, आप सभी जानते ही हैं। दृश्य श्रव्य साधनों के द्वारा सीखने वाले देखते हैं, वो शैक्षिक टेलीविज़न देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के दृश्य श्रव्य स्रोतों में शामिल नहीं है? देखिए सूचना के दृश्य श्रव्य स्रोतों में शामिल इनमें से कुछ भी नहीं है, ना तो चित्र है, ना चार्ट है और ना रेडियो है। ठीक है, शामिल नहीं है आपसे पूछा, तो सही आंसर है ये सभी। ई लर्निंग में क्या शामिल है? तो ई लर्निंग में इंटरनेट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और वेबसाइट, सूचना तीनों ही शामिल होती है, ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। तकनीक का क्या आशय है? तो दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रयोग। विज्ञान और तकनीक के मध्य क्या अंतर है? विज्ञान सिद्धांत है और तकनीक विज्ञान का प्रयोगात्मक रूप है। शिक्षा तकनीक का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए सही है कि शैक्षिक उन्नयन के लिए विज्ञान के नियमों व खोजों का प्रयोग। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की निर्गत युक्ति, यानी कि आउटपुट कहते हैं इंग्लिश में, है ना, जो आउटपुट है वो क्या है? तो वो प्रिंटर है। पाठ्यक्रम में अध्यापक नियंत्रित अनुदेशन का प्रयोग होता है, तो वो होता है उद्देश्य केंद्रित। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शिक्षा तकनीक विज्ञानों के नियमों व खोजों का शिक्षा में प्रयोग है, यह कथन है, बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक तकनीक का प्रयोग है? देखिए वो सूक्ष्म शिक्षण भी होता है और अभिक्रमित अनुदेशन भी होता है ना, तो ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक तकनीक का उपागम है?
तो कोमल उपागम, कठोर उपागम, प्रणाली विश्लेषण। तो ऑप्शन डी सही है ये सभी। हमारे देश में विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी योजना प्रारंभ करी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी एक्चुअली दूसरा वर्ड आप तकनीक भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी। तो वो हुई दिसंबर 2004 में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 2004 में। शैक्षिक रेडियो और टेलीविज़न है, तो वो एक अमुद्रित मीडिया होती है। आकाशवाणी के शैक्षिक रेडियो स्टेशन का क्या नाम है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। आकाशवाणी के शैक्षिक रेडियो स्टेशन का नाम है ज्ञानवाणी, ठीक है, ध्यान रखना। जो ज्ञान दर्शन है वो तो है दूरदर्शन का, और जो ज्ञानवाणी है वो आकाशवाणी का है, ठीक है। दूरदर्शन के शैक्षिक चैनल का नाम क्या है? देखिए अभी मैंने बताया आपको ज्ञान दर्शन। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों, ठीक है तो बड़े नॉर्मल से क्वेश्चन, बट अगर पता ना हो तो यही टिपिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। शैक्षिक टेलीविज़न और रेडियो को कहा जाता है तो कठोर उपागम कहा जाता है। ई जर्नल्स उपयोगी हैं क्योंकि देखिए ये निशुल्क भी होते हैं, दीर्घकालिक हैं और बहुउद्देश्य हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं है? तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ है ना, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। बाकी गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में है, शोभित जो है ये भी मेरठ में है, ठीक है। शैक्षिक रेडियो प्रसारणों की सीमा या कमी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि उपयुक्त सभी सीमाएं या कमी है। कैसे? कि सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए निश्चित प्रकार के कार्यक्रम तैयार करना कठिन होता है। रेडियो प्रसारण में आमने सामने की अंतः क्रिया नहीं हो सकती और दूरवर्ती छात्रों की समस्याओं, प्रश्नों आदि का समाधान तुरंत नहीं हो सकता। तो ये तीनों ही समस्याएं हैं। उच्च शिक्षा को सब वित्त पोषित बनाने की सिफारिश किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज, ठीक है। तो ये जनार्दन रेड्डी समिति 1992 में करी थी। ये आपके हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है। जनार्दन रेड्डी समिति 1992 में। किसी राज्य के विश्वविद्यालय का जो कुलाधिपति होता है वो कौन होता है? वो होता है राज्यपाल, ध्यान रखेंगे। और जो राष्ट्रपति होते हैं वो विजिटर होते हैं। शिक्षा के एक साधन के रूप में शैक्षिक दूरदर्शन का उपयोग एवं महत्व है। तो देखिए तीनों ही हैं कि राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा तैयार किए गए विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम को सीखने के लिए उपयोगी है। यह शिक्षा संबंधी प्राय सभी बाधाओं को दूर करने का एक प्रभावशाली साधन है और इसके द्वारा औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा संभव है। तो ऑप्शन डी सही है कि उपयुक्त सभी रूपों में उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। दूरदर्शन की शिक्षण संबंधी क्षमता के विषय में सत्य है। तो ऑप्शन बी सही है कि शैक्षिक दूरदर्शन के द्वारा संपूर्ण संसार को एक कक्षा का स्वरूप प्रदान किया जा सकता है तथा कक्षा को घर के रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कक्षा संप्रेषण के संबंध में मनोवृत्ति, प्रतिक्रिया तथा दिखावट समझे जाएंगे। तो शाब्दिक शैक्षिक टेलीविज़न का प्रयोग होता है, देखिए वो दूरगामी शिक्षा में होता है, जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है उसमें होता है। शैक्षिक टेलीविज़न के क्या कार्य हैं? तो दोनों ही कार्य हैं ए और बी कि विद्यालय जो छात्रों के लिए औपचारिक शिक्षण और वयस्कों के लिए जो 18 साल से ऊपर होते हैं उनके लिए अनौपचारिक शिक्षण। तो ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है?
तो वो है सूचना का एकांगी हस्तांतरण। संप्रेषण का वह साधन जिसमें एक स्रोत से बहुत सारे प्राप्तकर्ताओं को सूचना भेजी जाती है, तो वो कहलाता है जनसंचार। दूरदर्शन व रेडियो के अधिकांश शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किस उपग्रह की सहायता से होता है, तो वो होता है इनसेट फर्स्ट बी। ठीक है, इनसेट फर्स्ट बी, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो व टीवी के लिए शैक्षिक कार्यक्रम की कौन सी संस्था बनाती है, तो यूजीसी। ठीक है, रेडियो व टीवी के लिए शैक्षिक कार्यक्रम कौन सी संस्था बनाती है, तो यूजीसी, इग्नू और एनसीईआरटी। ठीक है, ये तीनों ही बनाती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। कंप्यूटर जिन सिद्धांतों पर कार्य करता है उनका पता सर्वप्रथम किसने लगाया, तो आप सब जानते ही हैं, चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर्स भी कहा जाता है इन्हें। भारतीय शिक्षा में कंप्यूटर का प्रवेश कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ सन 1985 में। ठीक है, तो कंप्यूटर का भी जो आपका पार्ट है उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपके इसमें कवर्ड हो रहे हैं। तो कंप्यूटर सहाय अनुदेशन के विषय में सत्य है, तो देखिए तीनों ही जो हैं बिल्कुल सत्य हैं स्टेटमेंट। आप पढ़ लीजिएगा इसको पॉज करके, है ना। कंप्यूटर शिक्षा का अर्थ है, देखिए कठोर ज्ञान और कोमल ज्ञान दोनों ही हैं, ऑप्शन सी सही है। चक्रीय संप्रेषण में एनकोडर डिकोडर बन जाता है जब हो, तो ये जो वर्ड है ना पृष्ठ पोषण, ये एक्चुअली थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है, थोड़ा सा इजी वर्ड मैं बता दूं, इसे हम कहते हैं प्रतिपुष्टि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फीडबैक। ठीक है, और पृष्ठ पोषण का दूसरा वर्ड बच्चे याद रखें आप सभी व्यूवर्स कि वो होता है प्रतिपुष्टि, है ना, फीडबैक। शैक्षिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य है, देखिए सूचनाओं का संरक्षण भी और आंकड़ों का विश्लेषण भी और प्राप्तांकों का उत्तर देना भी, तो ऑप्शन डी सही है ये सभी। नियंत्रित अनुदेशन के माध्यम से कंप्यूटर द्वारा अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कंप्यूटर सहाय अनुदेशन। संप्रेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रमिक क्रम है, देखिए पहले संदेश होता है, फिर संप्रेषक, फिर माध्यम, फिर गृहीता, फिर प्रभाव। ठीक है, पहले मैसेज होना जरूरी है, मैसेज जो है वो कम्युनिकेटर के पास पहुंचेगा, किस चैनल से पहुंचेगा, फिर किसने उसको ग्रहण किया, गृहीता, है ना, और फिर है उसका इफेक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या होगा। कंप्यूटर को एक बार संचालित कर देने के उपरांत, ऑप्शन ए, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया स्वतः ही संपन्न होती रहती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित में से किस प्रकार का संप्रेषण कहा जाता है, तो श्रव्य, दृश्य, द्विपथीय। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। कंप्यूटर सहाय अनुदेशन की विशेषता है, तो देखिए तीनों ही विशेषताएं, यह एक नवीन और मौलिक प्रणाली है, यह प्रणाली अभिक्रमित अध्ययन पर आधारित है, इस प्रणाली के माध्यम से अधिगम परिस्थितियों को रोचक बनाया जा सकता है, तो तीनों ही विशेषताएं हैं। स्टूडेंट्स बहुत स्लो आपको समझा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे, मेरा प्रयास ये है कि अगर आप इसको एक बार पढ़ें तो आपको ये याद हो जाए और एक बार और रिवीजन कर लीजिए तो दोबारा आपको पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े, तो इसलिए थोड़ा सा मैं बहुत स्लो समझा रहा हूँ आपको, है ना। जो आपके एनटीए नेट के व्यूवर्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो बीए एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं या एमए एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत स्लो समझा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं रख रहा हूँ मैं। ठीक है, टीवी कार्यक्रमों में संबंधित टीआरपी, अक्सर वर्ड आपने सुना होगा, टीआरपी इस प्रोग्राम की, इस चैनल की बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है या बहुत ख़राब जा रही है, तो टीआरपी का पूरा नाम होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स। कंप्यूटर सहाय अनुदेशन को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि, देखिए तीनों ही रीज़न है, यह स्वतः अनुदेशन प्रदान करने में सहायक होता है, इसके माध्यम से व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर अनुदेशन प्रदान किया जाता है, इसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को व्यापक स्तर पर
संचित एवं व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी कारण है इसको महत्वपूर्ण मानने के। साइट का पूरा नाम आया हुआ एनटीए नेट में, ठीक है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ध्यान रखिएगा, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। शैक्षिक रेडियो है, तो ये देखिए औपचारिक माध्यम भी होता है और अनौपचारिक माध्यम भी होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। एडुसेट का अर्थ क्या है? सॉरी, शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग एवं महत्व है। तो देखिए तीनों ही सही है कि एक समय में विभिन्न प्रकार के अभिक्रम प्रदान किए जा सकते हैं, इंटरनेट को सभी स्तरों पर प्रयोग किया जा सकता है और इंटरनेट को सभी विषयों के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी उपयोग एवं महत्व हैं। अच्छा, एडुसेट का क्या अर्थ है? तो एडुसेट का अर्थ है एजुकेशनल सैटेलाइट, ठीक है, एजुकेशनल सैटेलाइट। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो जो एडुसेट है वो आपका वेब ब्राउज़र नहीं है। इनसेट का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ठीक है, आई फॉर इंडियन, एन फॉर नेशनल और एसएटी का मतलब सैटेलाइट। प्रसार भारती का शुभारंभ किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1997 में, ध्यान रखेंगे, वर्ष 1997 में प्रसार भारती का शुभारंभ किया गया। भारतीय उपग्रह एडुसेट को शिक्षा के क्षेत्र में कार्य के लिए कब छोड़ा गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 सितंबर 2004 को। इसमें डेट, मंथ और ईयर, देखिए ईयर तो सबको याद रहता है 2004, लेकिन अगर ऐसे दे दिया तो बड़ा पता लगाना मुश्किल होता है। तो 20 सितंबर 2004 को है ना, इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। हमारे लिए इंटरनेट लाभकारी है, तो देखिए तीनों ही रीजन सही है कि इंटरनेट के माध्यम से ईमेल भेजा भी जा सकता है, प्राप्त भी किया जा सकता है, हम गेम भी खेल सकते हैं और इंटरनेट से जुड़े किसी भी व्यक्ति से हम बातचीत भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी सही है ना, कि सभी रूपों में लाभकारी है। ईमेल से क्या आशय है? ई फॉर इलेक्ट्रिक, पूरा नाम यानी कि ईमेल। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो जो विंडोज है वो सर्च इंजन नहीं है। ई कॉमर्स का प्रयोग किस लिए होता है? देखिए धन के लेन देन के लिए भी, वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए भी, क्रय विक्रय है ना, और बैंकिंग के लिए भी। आजकल तो लॉकडाउन चल रहा है तो बैंकिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना, और अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से बहुत सारी चीज़ें भी मंगाई जा रही हैं। तो ऑप्शन डी सही है ये सभी। उस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को क्या कहते हैं जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने इच्छित विषय वस्तु से संबंधित चर्चा परिचर्चा में भाग ले सकते हैं? तो वो होती है कॉन्फ्रेंसिंग। ई लर्निंग से क्या आशय है? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अधिगम। देखिए अधिगम को इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग और ई का पूरा नाम हो गया इलेक्ट्रॉनिक। तो सही आंसर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक अधिगम। बहु इंद्रिय अनुदेशन के प्रत्यय का विकास किया, वो किया एडगर डेल ने, ठीक है, एडगर डेल ने। वर्तमान में ई कंटेंट लिखना है एक व्यवसाय। इंटरनेट तकनीक में आईपी का क्या अर्थ है? तो पूरा नाम होता है आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल। ई पत्रिकाओं के क्या उपयोग हैं? देखिए ये निशुल्क भी होती है, दीर्घकालिक भी होती है और बहुउद्देशीय भी होती हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। टेलीविज़न का शैक्षिक चैनल है ज्ञान दर्शन, ठीक है। कॉन्फ्रेंसिंग का रूप या प्रकार हो सकता है, देखिए ऑडियो, वीडियो और कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग तीनों ही हो सकते हैं ना, तो ऑप्शन डी सही है। जब दो से अधिक व्यक्ति टेलीफोन पर परस्पर वार्तालाप या बातचीत करते हैं तो इस कॉन्फ्रेंसिंग को कहा जाता है? तो इसे हम ऑडियो या टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। जब टेलीविज़न तथा श्रव्य साधनों का प्रयोग करके आमने सामने रूप में दो या दो से अधिक व्यक्ति चर्चा परिचर्चा करते हैं तो इस संचार प्रणाली को कहा जाता है? तो इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाता है।
ठीक है। जब किसी विषय वस्तु तथा ग्राफिक्स का संप्रेषण टाइपराइटर टर्मिनल द्वारा नियंत्रक कंप्यूटर से जुड़े लोगों के बीच होता है तो इस कॉन्फ्रेंसिंग को कहा जाता है, तो इसे कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग कहा जाते हैं। देखिए, जहां टाइपराइटर टर्मिनल वर्ड आ गया ना और नियंत्रक कंप्यूटर से जुड़े तो वो कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग होती है, उसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग का जन्म कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सन 1960 में। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया जाता है संपर्क कार्यक्रम में, निर्देशन व परामर्श में और छात्रों के अनुवर्ग शिक्षण में। तो ऑप्शन डी सही है, ये सभी है ना, इन सभी में। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मुख्य प्रकार है, देखिए, श्रव्य टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, दृश्य टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। तो ये तीनों ही प्रकार हैं, तो ऑप्शन डी सही है, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का प्रकार नहीं है? चैटिंग। इनमें से कौन कंप्यूटर की अदा युक्ति नहीं है? ठीक है, नहीं पूछ रहा है आपसे। प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर। चलिए, शैक्षिक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है, तो देखिए ईमेल और इंटरनेट और ई कॉम, ये सभी हैं। एक वर्चुअल कक्षा के लिए क्या आवश्यक होता है? HD वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैमरा, कंप्यूटर बोर्ड और HD मॉनिटर, ठीक है, LCD जिसे कहते हैं हम शॉर्ट में। तो उपयुक्त सभी तीनों होने चाहिए। दूरगामी शिक्षा के प्रचलन का श्रेय किसको है? नवीन शैक्षिक तकनीकों के विकास को। दूरगामी शिक्षा के प्रचलन में उल्लेखनीय योगदान दिया है संचार साधनों तथा संप्रेषण माध्यमों के विकास में, ठीक है। कौन सी पत्राचार शिक्षा की विशेषता है? देखिए, अधिगम डाक सामग्री द्वारा भेजी जाती है और संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जो स्टडी मटेरियल होता है, जो कॉरेस्पॉन्डेंस से करते हैं, तो उनके लिए स्टडी मटेरियल होता है। अगर आप लोग इग्नू से कोई स्टडी करते हैं, आपने फीस पे कर दी, तो 15 दिन 20 दिन या जो भी कोई टाइम यूनिवर्सिटी ने फिक्स कर रखा है, तो उस टाइम के अंदर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। दूरगामी शिक्षा के विषय में क्या सत्य है? ठीक है, तीनों ही सही हैं कि छात्रों को शैक्षिक संस्थानों में जाकर शिक्षकों के सामने कक्ष में बैठकर व्याख्यान सुनने की आवश्यकता नहीं होती है और दूरगामी शिक्षा में खुले अधिगम को संप्रेषण माध्यमों तथा अथवा शिक्षा तकनीक द्वारा संपादित किया जाता है और शिक्षा का व्याख्यान छात्रों के घरों तक संप्रेषण माध्यमों द्वारा पहुंचाया जाता है। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। दूरगामी शिक्षा की विशेषता, ठीक है, चलिए आप पॉज करके देख लीजिएगा, ये एक्चुअली तीनों सही हैं। दूरगामी शिक्षा की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन सी कि इस शिक्षा व्यवस्था में छात्रों को नियमित रूप से शिक्षण संस्थान में जाना पड़ता है ना, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। दूरगामी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? देखिए, ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा के अवसर सुलभ कराना जो किसी कारण से अपनी वांछित शिक्षा को प्राप्त करने में अक्षम रह जाते हैं और छात्रों को उस शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना, विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करना। तो ये सभी उद्देश्य है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। दूरगामी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, तो देखिए सभी के लिए अधिगमकर्ताओं के ज्ञान में अधिक से अधिक विस्तार करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को उसकी रुचि के अनुरूप नवीन ज्ञान प्रदान करने के लिए और समाज के पिछड़े व्यक्तियों को समाज का उपयोगी नागरिक बनने में सहायक, ठीक है, सहायता वर्ड है ये, तो वो वर्ड मिसिंग है, तो सहायता प्रदान करने के लिए, ठीक है, तो उपयुक्त सभी कारकों के लिए। दूरगामी शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि, देखिए तीनों ही रीज़न बिल्कुल सही है कि यह शिक्षा व्यवस्था सेवारत व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने में अवसर प्रदान करती है
यह शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के इच्छुक व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है और यह शिक्षा व्यवस्था व्यक्ति को उसके आत्मविकास का अवसर प्रदान करती है। तो सभी कारण सही है। खुली शिक्षा के जनक कौन है? जो ओपन एजुकेशन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इवान इलिच। इवान इलिच की पुस्तक का क्या नाम है? तो वो है आपका डी स्कूलिंग सोसाइटी। ध्यान रखेंगे, डी स्कूलिंग सोसाइटी इवान इलिच की पुस्तक है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना, जो नेशनल ओपन स्कूल थे, NOS जिसे शॉर्ट में कहा जाता, तो वो हुई थी 1989 में। ठीक है। वर्तमान परिवर्तित परिस्थितियों में मुक्त विश्वविद्यालय को माना जाता है, जो ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं तो उन्हें माना जाता है शैक्षिक नवाचार। मुक्त विश्वविद्यालय को जाना जाता है, देखिए, विवृत विश्वविद्यालय के रूप में भी और सार्वजनीन विश्वविद्यालय के रूप में भी, तो उपयुक्त दोनों रूपों में। मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य, ये थोड़ा सा देखिए नंबर मिस हो गया है, एक्चुअली ये 104 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है। तो मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य है, तो वो है सभी को समान रूप से अल्प व्यय में अपनी प्रतिभा के अनुरूप शिक्षा के अवसर सुलभ कराना। दूरदर्शन का शिक्षण में उपयोग करते हैं, देखिए, शुद्ध उच्चारण में, शुद्ध लेखन में और शुद्ध सुनने में, तो ऑप्शन डी सही है ये सभी। नई दिल्ली में कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी आप सभी जानते हैं? इग्नू। इग्नू का पूरा नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। मुक्त विश्वविद्यालयों के विषय में सत्य है, देखिए तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, है ना, बिल्कुल तीनों ही कथन सत्य हैं। मुक्त विश्वविद्यालयों से आशय है, ठीक है, तो ये भी सही है कि ये विश्वविद्यालय जो सभी के लिए समान रूप से खुले जाते हैं और इन विश्वविद्यालयों में सभी को अपनी आवश्यकता, योग्यता और क्षमता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त होते हैं और ये विश्वविद्यालय परंपरागत विश्वविद्यालयों के समान किसी प्रकार की सीमाओं में बंधे नहीं रहते हैं, तो सभी रीज़न है। ठीक है। और मुक्त विश्वविद्यालयों में शिक्षण साधनों को महत्व दिया जाता है, तो नवीन शिक्षण प्रविधियों एवं शैक्षिक तकनीकों को। तो इसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन मेरे पास और भी हैं, एक्चुअली 125 क्वेश्चन थे, तो कुछ ये क्वेश्चन जो है 16 क्वेश्चन अभी रह गए हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है। अगली यूनिट भी और है, वो भी मैं आपसे इसमें डिस्कस कर दूंगा आगे। ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे चैनल पर आप सभी जो है बने रहिएगा, ताकि आपको बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मेरा चैनल नेम आप जानते हैं, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मेरा कोई नोटिफिकेशन आए तो वो आपके पास जो है वो सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है व्यूअर्स, तो अपने फ्रेंड सर्कल में जो है वो ज़रूर बताइएगा सबको और स्टडी ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये BA थर्ड ईयर जो है और MA में भी जो ये सब्जेक्ट है आपका, खासकर CCS यूनिवर्सिटी मेरठ में, तो उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके NTA नेट के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू व्यूअर्स।